Hello everyone, welcome back to day 12 of CTET पेपर 2 प्रिपरेशन बाय शिक्षा इन्फिनिटी क्लासेस। हम लोग 15 क्वेश्चंस की डेली प्रैक्टिस करते हैं। तो आप अगर आज इस वीडियो में न्यू आए हैं तो पुराने सेशंस भी ज़रूर देखें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो CTET पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, जिसका सब्जेक्ट SST है, मैथ साइंस नहीं है, तो उन्हें ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 16। CDP की वीडियो हम स्टार्ट कर चुके हैं, ये दूसरे पेपर में से है CDP की वीडियो। तो पहले 15 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 16 क्वेश्चन पढ़ेंगे। अ टीचर कैन एड्रेस नीड्स ऑफ स्पेशली एबल्ड लर्नर्स इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम बाय। इन जो टीचर है वो स्पेशली एबल्ड जो बच्चे होते हैं, विशेष रूप से स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, तो वो कैसे उनकी नीड को पूरा करेंगी, कैसे उनकी नीड पे ध्यान देगी। पहला है एम्फसाइजिंग अपॉन प्रैक्टिस एंड ड्रिल एंड यूजिंग पेपर पेंसिल टेस्ट फॉर असेसमेंट। उनको ये सब असेसमेंट देगी, ड्रिल वर्कशीट्स देगी। सेकंड लिखा है कि फॉलोइंग यूनिफॉर्म वेज ऑफ इंस्ट्रक्टिंग द स्टूडेंट्स। वो यूनिफॉर्म मीन्स एक समान ही सारे इंस्ट्रक्शन देगी, चाहे वो स्पेशल बच्चा हो चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो। थर्ड है गिविंग अ लॉट ऑफ रिटन होमवर्क। वो रिटन होमवर्क देगी और उसका मोटिव यही रहेगा कि वो किसी ब्राइट स्टूडेंट की कॉपी से आंसर को कॉपी करता रहे, ठीक है। या फोर्थ, डेवलपिंग स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन एन एनालिसिस ऑफ ईच स्टूडेंट्स लर्निंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो ये फोर्थ वाला इसका आंसर बिल्कुल ठीक है कि जैसे हर एक बच्चे की लर्निंग स्ट्रेंथ है या कोई वीकनेस है तो उस पर वो वर्क करेगी और उस चीज़ों को डेवलप करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। एक टीचर एनकरेज करती है क्रिएटिव लर्नर्स को अपनी क्लासरूम में बाय, यानी कि कैसे करती है। ऑप्शंस क्या दिए हैं। फर्स्ट, एम्फसाइजिंग कन्वर्जेंट थिंकिंग। जो उसकी सोच है, एक्स्ट्रा सोच है, कन्वर्जेंट होती है कि दूसरों के लिए भी सोचना, उसको एम्फसाइज कर देगी, जोर देगी उस पर। या फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग को डिस्करेज करेगी कि वो अलग अलग तरीके से सोच रहा है, उसको डिस्करेज करेगी। या थर्ड है एनकरेज करेगी मल्टीपल पर्सपेक्टिव, कि उसके थॉट्स क्या क्या हैं और उसके ओरिजिनल आइडियाज़ को अप्रिशिएट करेगी। तो ये वाला सही लग रहा है मुझे। फोर्थ है डिस्करेजिंग द स्टूडेंट्स फ्रॉम टेकिंग रिस्क। ये तो वो बिल्कुल नहीं करेगी, बच्चों को डिस्करेज नहीं करेगी। तो थर्ड वाला बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर सपोर्ट मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम। इनमें से कौन सा फैक्टर जो है वो मीनिंगफुल लर्निंग को दर्शाता है। फर्स्ट लिखा है कि इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टेस्ट टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू लर्न। बच्चों के जो टेस्ट हैं वो ज़्यादा कर दो। सेकेंड लिखा है इंक्रीजिंग रिवॉर्ड्स टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू लर्न। बच्चों को रिवॉर्ड देना शुरू कर दो कि तुम्हें स्टार मिलेगा, जैसे छोटे बच्चों करते हैं, या इतने मार्क्स मिलेंगे, इतना गोल्ड मेडल मिलेगा। इस तरह से उनको रिवॉर्ड्स देना इंक्रीज़ कर दो। थर्ड ये है कि फॉलो करो लेक्चर मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन को, सिर्फ और सिर्फ लेक्चर देते रहो और इससे मीनिंगफुल लर्निंग निकलेगी। लास्ट लिखा है कि शोइंग जेन्युइन इंटरेस्ट इन द कंटेंट मैटर एंड हैविंग कंसर्न फॉर चिल्ड्रंस ओवरऑल वेलबींग एंड लर्निंग। तो ये वाला बिल्कुल सही लिखा है कि सारे कंटेंट मैटर पर सोचना और बच्चे का ओवरऑल लर्निंग पे और ओवरऑल वेलबींग पर ध्यान देना। तो ये है मीनिंगफुल लर्निंग की प्रॉपर डिफाइन प्रॉपर फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी इज। एग्जाम्पल बताना है कि अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है स्ट्रैटेजिकली, तो क्या है उसका एग्जाम्पल। फर्स्ट है कि नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू इवेल्युएटिंग द सोल्यूशन। कोई अटेंशन ही नहीं देना, ध्यान ही नहीं देना, तो ये तो बिल्कुल गलत है। सेकंड है फंक्शनल फिक्सनेस। आप सिर्फ उसी चीज़ पे टिके रहो, ठीक है, अपना माइंड ही नहीं लगा रहे, कुछ भी फोकस हो रहे हो सिर्फ उस पर, कन्वेंशनल फंक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर, जैसे कि किसी वस्तु के केवल पारंपरिक कार्य पर कि ये ऐसे ही काम करता है, ऐसे ही होता है, इस पे ही अटके हुए हो। थर्ड है रिस्पॉन्स सेट, गेटिंग स्टक ऑन वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ प्रॉब्लम।
सिर्फ एक ही तरीके पे अटक रहे हो कि इसी तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम को सुलझाएंगे, या फिर लास्ट लिखा है मीन्स एंड एनालिसिस डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू नंबर ऑफ सब गोल्स। आप अपनी प्रॉब्लम को डिवाइड कर रहे हो और 4-5 गोल्स में डिवाइड कर रहे हो सपोज, और उसको सॉल्व कर रहे हो धीरे धीरे। तो ये है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी का सही एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी फॉर टीचिंग लर्निंग। इनमें से कौन सा एक शिक्षण अधिगम के लिए प्रभावी नीति नहीं है? फर्स्ट, एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गेसेस। बच्चों को एनकरेज करो कि आप अनुमान लगा सकते हो, आपके माइंड में जो चल रहा है अनुमान लगाइए। ये तो ठीक है, हम तो हम तो एनकरेज कर सकते हैं। सेकंड लिखा है एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सप्लोरेशन, एक्सपेरिमेंट करना और एक्सप्लोर करना चीज़ों को, ये भी ठीक है। थर्ड है डायलॉग और डिस्कशन, संवाद करना और चर्चा करना, ये भी ठीक है। लास्ट है फोकसिंग ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज एज गिवन, सिर्फ उसी नॉलेज पे आप काम कर रहे हो, फोकस कर रहे हो जितनी आपको गिवन है। तो ये है लास्ट की जो इसका इफेक्टिव स्ट्रैटेजी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, हाउ कैन टीचर्स डील विद चिल्ड्रन हु आर नॉन अटेंटिव इन द क्लासरूम। जो बच्चे नॉन अटेंटिव है उनके साथ कैसे डील करे टीचर? पहला है आस्क द चिल्ड्रन टू गो आउट ऑफ द क्लास, ऐसे तो नहीं करेंगे, उनको बाहर तो नहीं भगाएंगे। सेकेंड है होल्ड देम फ्रिक्वेंटली इन फ्रंट ऑफ द एंटायर क्लास, आप उनको बार बार डांटते रहो पूरी क्लास के सामने, नहीं ये भी नहीं। थर्ड है टॉक टू देम एंड फाइंड आउट द रीज़न ऑफ देयर डिसइंटरेस्ट, आप उनसे बात करो और पूछो कि बेटा आपका मन क्यों नहीं लगता पढ़ाई में, है ना। और लास्ट लिखा है गिवन देम अ लॉट ऑफ वर्कशीट एज होमवर्क, उनको भर भर के वर्कशीट्स दे दो। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ तो बिल्कुल सही नहीं है, इसमें थर्ड वाला है कि आप उनसे जाके बात करोगे, उनसे रीज़न पूछोगे बेटा, और उसके डिसइंटरेस्ट को दूर करने के लिए आप कुछ भी सोचोगे, प्लान करोगे। तो ये है इसका सही आंसर। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 22, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच सजेस्ट करती है कि दैट डैश इज़ क्रूशियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, नॉलेज बिल्ड अप करने के लिए बहुत ज़रूरी है क्या? तो फिलअप में क्या आएगा? फर्स्ट है प्रायर नॉलेज होना लर्नर की, सेकंड है कंडीशनिंग होना, थर्ड है पनिशमेंट, या फोर्थ है रोट मेमोराइजेशन। इसमें थर्ड और फोर्थ तो बिल्कुल नहीं होगा, फर्स्ट और सेकंड में से ही एक होगा। समझते हैं कैसे। लर्नर की जो पहली नॉलेज होगी, वैसे तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में यही बताया गया है कि इस बेस में क्या होता है, लर्नर अपनी नॉलेज को यूज़ करके आगे की नॉलेज को और गेन करता है। कंडीशनिंग में ये होता है कि जो बताया जाता है वो उसी चीज़ को सुनकर ही आगे अपनी नॉलेज गेन करता है। तो ये है फर्स्ट वाला इसमें सही होगा कि थोड़ी सी उसको प्रायर नॉलेज है और थोड़ी सी वो और नॉलेज गेन कर रहा है और अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता जा रहा है। ये है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नेव थ्योरीज अबाउट वेरियस फिनोमिनन इन दिस बैकग्राउंड अ चिल्ड्रन शुड। बच्चे अलग अलग घटनाओं के बारे में अपने भोले भाले सिद्धांत को गढ़ लेते हैं। इस बैकग्राउंड में टीचर को क्या करना चाहिए? ठीक है, हमने इसमें ऑप्शंस क्या क्या हैं कि चैलेंज करे वो इन कॉन्सेप्शंस को बच्चों के, और उनसे बातचीत करे, डायलॉग करे, ठीक है, अपने बातचीत के थ्रू उन्हें चैलेंज करे। सेकेंड है डिसमिस दीज आइडियाज़ दैट चिल्ड्रन हैव, उनको डिसमिस कर दे, हटा दे। थर्ड भी ऐसा ही है, कुछ इग्नोर कर दे उनके आइडियाज़ और थ्योरीज़ को। फोर्थ ये है कि उनको डांटे कि तुमने ऐसा क्यों किया, ठीक है, तुम्हारा आइडिया ऐसा लगा ही क्यों। तो इसमें जो टीचर का रोल होगा वो फर्स्ट वाला होगा कि उनको चैलेंज करे एक तरह से, अच्छा आपने ये बताया तो इसको कैसे आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये बाकी डिसमिस करना, इग्नोर करना या डांटना ये टीचर नहीं करेगी, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है द रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशन। कॉग्निशन होता है अनुभूति और इमोशन होता है भावनाओं के बीच में क्या संबंध है। कॉग्निशन और इमोशन जो है बहुत ही डिपेंडेंट हैं एक दूसरे पर, कॉज एंड इफ़ेक्ट की तरह, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें लिखा है इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। सेकंड लिखा है यूनिडायरेक्शनल है, इमोशन कॉग्निशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, भावनाएं
अनुभूति को प्रभावित करती है। यूनिडायरेक्शन, थर्ड लिखा है यूनिडायरेक्शनल कि कोग्निशन इमोशंस को इन्फ्लुएंस करता है, अनुभूति भावना को प्रभावित करती है। या फिर फोर्थ बाई डायरेक्शनल, दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जैसा कि इसमें पढ़ाया गया था कि कोग्निशन जो है वो दोनों ही एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। तो लास्ट वाला आंसर आएगा इसका बाई डायरेक्शनल, दोनों एक दूसरे पे इक्वली अपना प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग, कौन से फैक्टर्स लर्निंग अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं लर्निंग को। तो 4 दिए हुए हैं, चारों पढ़ने के बाद आपको बताना है। फर्स्ट दिया है कि इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, हाँ ये तो करता है। सेकेंड है इमोशनल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट, यस ये भी अफेक्ट करता है। थर्ड है पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज, ये भी अफेक्ट करती हैं। फोर्थ है सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट, ये भी अफेक्ट करता है। तो लास्ट वाला जो ऑप्शन है कि चारों ही अफेक्ट करते हैं, इसमें तो ये बिल्कुल सही है। एक जो पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज़ है, इसमें क्या होता है, बच्चे याद करता है, रिकॉल करता है, ठीक है। और इमोशनल हेल्थ भी फैक्टर है जो अफेक्ट करता है। इंटरेस्ट तो है ही, बाकी सब ऑल ऑफ द अबव सारे ही सही हैं, अफेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, डैश आर एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, एक ऐसा क्या है जो इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है जो मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन यानी कि सार्थक निर्माण की प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। फर्स्ट है सोशल इंटरेक्शन, सेकेंड है ड्रिल और रेपिटेटिव रिकॉल, थर्ड है रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, या फोर्थ है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्सेस एसोसिएशन। तो इसमें जो है वो सोशल इंटरेक्शन आएगा कि जितना बच्चा बाहर घुलेगा मिलेगा उतना अच्छा इसकी नॉलेज गेन होगी, क्योंकि ड्रिल एंड रिपीटेटिव रिकॉल से बच्चा सिर्फ किताबी कीड़ा बनेगा, रिवॉर्ड्स पनिशमेंट से वो बच्चा रट्टू तोता बन जाएगा। स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन में क्या होगा कि बच्चा डिपेंड रहेगा एक कि कोई उसकी हेल्प करे। तो जब तक वो सोशली इंटरेक्ट नहीं करेगा तब तक उसकी जो नॉलेज है वो अच्छे से कंस्ट्रक्ट नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, व्हेन स्टूडेंट रिपीटेडली एंगेज इन एन एक्टिविटी सच एज डिज़ाइन एंड कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट, जब बच्चा एक एक्टिविटी में लगा हुआ है जैसे कि डिज़ाइन बना रहा है और कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है टू अर्न अ रिवॉर्ड दैट इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू दैट एक्टिविटी, स्टार जीतने के लिए या बैच जीतने के लिए वो ये सब कर रहा है, तो ये क्या है, दे आर लाइकली टू फर्स्ट डेवलप मटेरियलिस्टिक टुवर्ड्स लर्निंग, सेकेंड एन्जॉय लर्निंग, वो एन्जॉय कर रहा है इन से फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए। थर्ड है परसिस्ट इन डूइंग द एक्टिविटी इवन विदाउट द रिवॉर्ड, उसको बिना रिवॉर्ड के ही मतलब काम चल रहा है तो भी वो लगा हुआ है। या फोर्थ है सेट मास्टरी गोल्स फॉर देमसेल्फ रादर देन वर्क टू प्लीज अदर्स, दूसरों को खुश करने के लिए नहीं बल्कि अपने ही काम के लिए वो लगा है। तो इसमें जो होता है, जिस तरह से जब छोटे बच्चे होते हैं उन्हें स्टार की लालच दी जाती है, कुछ भी अर्निंग का दिया जाता है, तो इसमें मटीरियलिस्टिक एटीट्यूड ग्रो होता है बच्चों के अंदर। तो इसका फर्स्ट वाला सही है। कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 28, द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड इज, बचपन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। फर्स्ट है यूनिवर्सली द सेम अक्रॉस डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में ये हर जगह सेम है, चाहे किसी भी कल्चर का हो, पुराने का, नए कल्चर का, ठीक है। सेकेंड, अ सोशियो कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज, ये जितनी भी थ्योरीज हैं उसके अकॉर्डिंगली एक सोशल कंस्ट्रक्शन है कि बच्चा बाहर निकल कर कैसे बिल्डअप हो रहा है। थर्ड है दैट चिल्ड्रन आर बोर्न ईविल एंड हैव टू बी सिविलाइज्ड, बच्चे बुरे पैदा होते हैं और उनको सही करना पड़ता है, सभ्य बनाना पड़ता है। या फिर फोर्थ दैट चिल्ड्रन बिगिन विद नथिंग एट ऑल एंड देयर करेक्टरिस्टिक्स आर शेप्ड इंटायरली बाय द एनवायरनमेंट, जो बच्चे होते हैं वो कुछ भी नहीं लेकर शुरू करते, वो बाहर के एनवायरनमेंट से सीखते हैं। तो इसमें अगर कॉन्सेप्ट देखा जाए चाइल्डहुड का तो एक सोशियो कंस्ट्रक्शन है। सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग, एक सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो नॉलेज से कंस्ट्रक्ट होती है, बट सोशली थ्रू इंटरेक्शन भी कंस्ट्रक्ट होती है। तो ये वाला है, सेकेंड वाला इसका सही है।
क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द पीरियड ऑफ द मिडिल चाइल्डहुड। इनमें से कौन सा मध्य बालावस्था की विशेषता बता रहा है? फर्स्ट है फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट वेरी रैपिड स्पेस। सेकेंड है एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड यूज ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग डेवलप्स। थर्ड है कि चिल्ड्रन बिगेन टू थिंक लॉजिकली बट कॉन्क्रीटली। फोर्थ है लर्निंग अकर्स प्राइमरीली थ्रू सेंसरी एंड मोटर स्किल्स। मिडिल चाइल्डहुड में क्या होता है, ये 6 से 12 साल के बच्चों का पीरियड होता है। इस स्टेज में क्या होता है, बच्चे लॉजिकली सोचना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उनकी जो थिंकिंग है वो बहुत लॉजिकल हो जाती है, ठीक है, और बहुत ही कॉन्क्रीट हो जाती है वो। कॉन्क्रीटली होता है, ठोस रूप से सोचना, तो इसका है थर्ड। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, फैमिली और नेबरहुड क्या है। फर्स्ट लिखा है साइकोलॉजिकल एजेंसीज फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं या प्राइम। सेकंड है प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी। थर्ड है मिडिल सोशलाइजिंग एजेंसीज या फोर्थ है सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसीज। तो जो प्राइमरी सोशल, ये जो फैमिली और नेबरहुड होते हैं ये प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसीज होते हैं, क्योंकि शुरुआती तौर पे जो बच्चे होते हैं वो अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से, अपने नेबरहुड से चीज़ें सीखते हैं। जो वो करते हैं वही वो लर्न करते हैं, उसको सीख के अडेप्ट करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है सेकेंड वाला, कि वो प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसीज है। सो दैट वॉज द क्लास ऑफ डे 12 CTET पेपर 2। नेक्स्ट क्लास के लिए बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें वीडियो, और उन्हें कहें कि CTET पेपर 2 आने वाला है दिसंबर में, उसकी तैयारी आप आज से ही शुरू कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।